किसी की जॉब चली जाती है तो आपके हिसाब से वो कितने दिन सरवाइव कर पाएगा बिना सैलरी के आज के टाइम में? सच बताऊं, 1 महीने से या ज़्यादा 2 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो 90% से ज़्यादा लोग जॉब करते हैं और उनमें से करीब 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नेक्स्ट मंथ की सैलरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सैलरी को लोग इस सिक्योरिटी क्यों मान लेते हैं? हाँ, वो इसलिए मान लेते हैं, उन्हें लगता है कि जो आज चल रहा है ना, ऐसा ही हमेशा चलता रहेगा। उनकी ईएमआई, उनके खर्चे सारे आराम से निकलते रहेंगे। लेकिन जॉब अनसिक्योर्ड है, खासकर प्राइवेट सेक्टर की। क्या पीएफ को आप इमरजेंसी फंड मानते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, ये मस्ट है। हमें नहीं पता अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। 50,000 कमा रहा है वो भी टेंशन में, जो 1 लाख कमा रहा है वो भी टेंशन में, जो 2 लाख कमा रहा है वो भी टेंशन में। तो ये मेन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है लाइफ स्टाइल। जो 2 लाख रुपए कमा रहा है ना महीने का, वो इसलिए टेंशन में है कि उसके इनकम और एक्सपेंसेस मैच कर रहे हैं। 2 लाख रुपए पूरे वो खर्च कर दे रहा है, उसके पास सेविंग है ही नहीं। जो 50,000 रुपये वाला इंसान है ना, उसके जैसा वो भी परेशान है। क्या सिर्फ सैलरी से अमीर बना जा सकता है? बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनी एमएनसी। फ्रीलांसिंग आजकल लोग देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। इसका भविष्य क्या है? बहुत बढ़िया भविष्य, आने वाला टाइम इसी का ही है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है कि जॉब करें या बिजनेस करें, सेफ और सिक्योर क्या है, जॉब या बिजनेस। ज्यादातर लोग देखो अब भारत में जो है वो जॉब करते हैं, बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कम जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा रिस्क लगता है। लेकिन जो लोग भी बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने वाले हैं तो वो कम रिस्क में, या मैं कहता हूँ सेफ कैसे प्ले करें, तो इस पॉडकास्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या कोई भी अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, अगर आपको अपना पैसा मैनेज करना सीखना है तो ये पॉडकास्ट देखना आपके लिए एकदम मस्ट है। तो आज जो मेरे गेस्ट हैं मिस्टर पुनीत त्रिवेदी सर। नमस्कार सर। धन्यवाद ध्रुव जी। जो कि एक वेल्थ कोच है, माइंडसेट कोच है और लाइफ कोच है। वो लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपने पैसे को 10x 100x कर सकते हो विद इन अ फ्यू ईयर्स। पेशे से एक सीए हैं तो बात ऑब्वियस है पैसे की करते होंगे। तो पुनीत सर के सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक दिमाग में एक ही चीज चलती, कैलकुलेशंस। कैसे कैलकुलेट करें पैसे को कि ये 2x 3x 4x 5x तक होता चला जाए। तो इस पॉडकास्ट में भी हम वही बात करेंगे। तो जो लोग मनी माइंडेड हैं या पैसे से बहुत प्रेम करते हैं, आप लोग भी पॉडकास्ट पूरा देखना। तो सबसे पहले तो सर पुनीत सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मैं आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा सो दैट हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, मैं पुनीत कुमार त्रिवेदी, बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट आईपीसीसी, एमकॉम एलएलबी। मैंने जॉब भी किया है, प्रैक्टिस भी की है। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे हम बात करते हैं फिनांस की। और कुछ दिन पहले हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया फिनांस में, तो इसके थ्रू मैं आपसे जुड़ा हूँ। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और मुझे उम्मीद है ये प्यार आपका कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच पुनीत सर। पहला क्वेश्चन आपसे ये है, मान लीजिए किसी की जॉब चली जाती है तो आपके हिसाब से वो कितने दिन सरवाइव कर पाएगा बिना सैलरी के आज के टाइम में? सच बताऊं, 1 महीने से या ज़्यादा 2 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग जॉब करते हैं और उनमें से करीब 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नेक्स्ट मंथ की सैलरी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर अगले महीने की सैलरी नहीं आई तो खर्चे कैसे चलेंगे। तो अगर सैलरी आना बंद हो जाए नेक्स्ट मंथ से, तो बहुत कम लोग होंगे जो 1 महीना या 2 महीना काट पाएंगे। तो आपके क्वेश्चन का सीधा सा आंसर ये है कि 1 या 2 से ज़्यादा महीना नहीं कटने वाला बिना सैलरी के। तो आपके हिसाब से ज्यादातर लोग पे चेक टू पे चेक की लाइफ जी रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग अगले महीने की सैलरी के ऊपर डिपेंड हैं। अगर अगले महीने की सैलरी नहीं आई तो 90% से ज़्यादा लोग परेशान हो जाएंगे। कैसे ईएमआई देंगे, कैसे रेंट देंगे, कैसे बच्चों की स्कूल की फीस पे करेंगे, कैसे अपने घर का राशन लाएंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम यूथ की यही है। यूथ क्या, बल्कि मैं मिडिल एज की बात करूं, वहाँ भी यही प्रॉब्लम है। जो भी जॉब कर रहा है, बहुत मुश्किल होगा कि उसने पैसे जोड़ रखे हों और 2 महीने से ज़्यादा वो बिना सैलरी के काट पाए।
लेकिन सर ये भी तो बात है कि जॉब छोड़नी क्यों और बिना 2 महीने जॉबलेस रहना ही क्यों है? नहीं तो ये आपके हाथ में थोड़ी है कि जाओ आपको मिल जाए। आप तो ट्राई मार सकते हैं ना। हम्म। ये तो कंपनी के ऊपर है, वो आपका इंटरव्यू ले, आपको शॉर्टलिस्ट करे, आपको ऑफर लेटर दे, आपको ज्वाइन कराए, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे। सैलरी इल्यूजन का मतलब क्या होता है? सैलरी इल्यूजन का मतलब सिंपल से यही है कि हमें ये लगता है कि हमारी जॉब सेफ है, सैलरी आ रही हर महीने, हम बढ़िया सी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम अगले ही दिन आपकी जॉब जा सकती है, और प्राइवेट सेक्टर में तो ये आम बात है। सैलरी को लोग इस सिक्योरिटी क्यों मान लेते हैं? हाँ, वो इसलिए मान लेते हैं, उन्हें लगता है कि जो आज चल रहा है ना, ऐसा ही हमेशा चलता रहेगा। उनकी ईएमआई, उनके खर्चे सारे आराम से निकलते रहेंगे। लेकिन जॉब अनसिक्योर्ड है, खासकर प्राइवेट सेक्टर की। क्यों है अनसिक्योर्ड? क्योंकि वहां पे जो है एम्प्लॉयर अपने हिसाब से देखता है उसको आपकी जरूरत है या नहीं है। मान लीजिए जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उसकी वो ब्रांच या कंपनी बंद हो गई, तो वो आपको बोल देगा भाई कल से मत आना, हमारी ये ब्रांच बंद हो गई है, कंपनी बंद हो गई है, या किसी और वजह से अब उसको आपकी जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा आपको बोल देगा, उसको आपसे कोई हमदर्दी नहीं होगी कि आपका परिवार कैसे चलेगा। आपने लोन ले रखा है, उस पर ईएमआई जा रही है, वो कैसे जाएगी, आपके बच्चे की फीस है वो कैसे जाएगी, अगले महीने का राशन आप कैसे लाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाई सैलरी होना आप फेवरेबल मानते हैं या एक डिजास्टर मानते हैं? देखिए, अगर हाई सैलरी आपकी है और आपके इनकम और एक्सपेंसेस मैच कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी सैलरी कितनी है। क्योंकि आपकी सैलरी कितनी भी हो, आप तो सारा पैसा खर्च कर दे रहे हैं, सेव आप कर ही नहीं रहे हैं ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी सैलरी कितनी है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या आप सेव कर रहे हैं पैसा, ये डिसाइड करेगा कि आप बिना सैलरी के सरवाइव कर पाएंगे, कितने दिन कर पाएंगे, और कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। किसी की ₹1,00,000 सैलरी तो कितना पैसा सेव करे हर महीने? देखिए, सीधा से इसका रूल है 20% कम से कम आपको सेव करना है। यानी कि अगर ₹1,00,000 आपके इन हैंड आ रही है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो कम से कम आपको ₹20,000 बचाना है। और ये सिर्फ बचाना ही नहीं है, इसको इन्वेस्ट करना है। आपको ये सोचना है कि इस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं? देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। सबसे अच्छा जो लोग मानते हैं वो मानते हैं एफडी में, लेकिन वहां पर रिटर्न है 6-7% और इन्फ्लेशन भी लगभग इतनी ही है। तो आपका पैसा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है एसआईपी कर दें आप। अगर आपकी जॉब चल रही है, हर महीने एक सैलरी क्रेडिट हो रही है आपके अकाउंट में, तो कम से कम 20% आपकी जो टेक होम सैलरी है उसका तुरंत आप एसआईपी कर दीजिए। हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होके म्यूचुअल फंड की एसआईपी में इन्वेस्ट होते रहेंगे और आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन जाएंगे। और कितना, मतलब पूरा 20% एसआईपी में डाल दें? बिल्कुल, पूरा 20% आप डाल सकते हैं। उसमें भी बहुत तरीके की एसआईपी होती हैं कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि आप हाइब्रिड दोनों मिला के मिक्स कर सकते हैं। तो उसमें भी फिर आप अलग बाइफरकेशन कर सकते हैं। आप अगर ₹1,00,000 कमा रहे होते हैं आज के टाइम में, तो एसआईपी के अलावा और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, मैं जो है सबसे अच्छा एसआईपी को मानता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म में रहते हैं ना म्यूचुअल फंड एसआईपी में, तो आपको 12 से 13% रिटर्न आराम से मिल जाएगा। जब आप जो है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप में रिस्क कंपेरेटिवली बहुत कम होता है मिड कैप के और स्मॉल कैप के। स्मॉल कैप में रिटर्न बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। मिड कैप में करीब 15% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन लार्ज कैप से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है। तो मैं प्रेफर करूंगा लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कीजिए, कम रिस्क लीजिए। 12% कोई कम नहीं होता है। एफडी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको डबल रिटर्न मिल रहा है। और अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, सिल्वर में इन्वेस्ट कर दें तो? हाँ, इस समय बहुत अच्छा मौका चल रहा है गोल्ड में और सिल्वर में, ये तो आसमान छूता जा रहा है। लेकिन अगर आप ये जो टेम्परेरी पीरियड है इसको छोड़ दें, अगर पास में पिछले 5, 10, 15, 20 साल जाएंगे तो आपको वहां से 10-11% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। और उसमें प्रॉब्लम ये है हम इंडियंस की कि हम ज्वेलरी खरीदते हैं। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो एक तो जब आप खरीदते हैं तो सबसे पहले आप जीएसटी देते हैं, उसके साथ साथ आप देते हैं मेकिंग चार्जेस। तो एक तरीके की आपने अगर 1 लाख की ज्वेलरी खरीदी है तो आपने 60-70 हजार से ज्यादा की ज्वेलरी नहीं खरीदी, क्योंकि बाकी सारा पैसा तो आपको बेकार चला गया। उसके बाद कल को आपको जरूरत पड़ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, अब आप बेचने जाओगे, तो जब आप बेचने जाओगे तो जितने की वो ज्वेलरी होगी 10-20% उसमें से भी कम हो जाएगा। तो एक तरीके से ज्वेलरी उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके और उससे भी बढ़िया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड,
इसमें आपको डिजिटल गोल्ड मिलता है एक तरीके से, कोई फिजिकल गोल्ड नहीं है। तो आपको जीएसटी से बच गए, लेबर चार्जेस से बच गए, और जब आप इसको बेचने जाएंगे तो जो पैसा कटेगा उससे भी बच गए। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए एसआईपी मुझे सबसे अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, जो करेंट सिनारियो चल रहा है उसके हिसाब से अभी ऐसा ही लगता है कि सिल्वर और गोल्ड बेस्ट है। अच्छा, इमरजेंसी फंड क्या होता है पुनीत सर? इमरजेंसी फंड सीधा सा ये है कि कल को अगर कोई क्राइसिस होगी, आपकी जॉब चली गई, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, रोड पे आप जा रहे थे, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, उसमें 5, 10, 15, 20 लाख रुपए लगते हैं। अब क्या करोगे आप? सैलरी तो आपके पास जो है वो अगले महीने मिलेगी, और वो भी सारा खर्च हो जाता है वो। तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए कम से कम 6 महीने की खर्चों के बराबर। मान लीजिए आपके खर्चे हैं महीने के 50,000, तो 50 × 6 3 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये तो हो गया मिनिमम। और अगर आप करीब 12 महीने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लें, यानी कि 50,000 रुपए आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, तो आप 12 × 50 करीब 6 लाख रुपए अगर आप इमरजेंसी फंड रखते हैं अपने पास 12 महीने के बराबर, तो ये बेस्ट है। और सेविंग और इमरजेंसी फंड एक ही चीज होती है, अलग अलग होता है? बिल्कुल गलत। लोग यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है जो हम सेविंग कर रहे हैं वो इमरजेंसी फंड है। बिल्कुल नहीं। सेविंग क्या है? हमारी सैलरी आई, 1 लाख रुपए सैलरी मान लीजिए हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुई, उसमें से मान लीजिए हमने 5,000 या 10,000 रुपए बचा लिए, ये तो है सेविंग। इमरजेंसी फंड वो होता है कि जो मैंने बताया कम से कम 6 महीने 12 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर होता है। कल को आपकी जॉब चली गई या कोई और प्रॉब्लम आई तो बिना जॉब के सर्वाइव कर पाए, इसलिए इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। तो कितना होना चाहिए, मतलब सेविंग और इमरजेंसी फंड में डिफरेंस? देखिए, सेविंग मैंने आपको बता दी, जो पैसा बचा पाते हैं वो हो गई सेविंग। इमरजेंसी फंड है 6 से 12 महीने के खर्चों के बराबर, जो आपके मंथली खर्चे हैं उसके 6 से 12 महीने को खर्चे के बराबर होना चाहिए। मिनिमम 6 महीने और आइडियल है 12 महीने के खर्चों के बराबर। मान लो कोई सेविंग ही नहीं कर पा रहा तो इमरजेंसी फंड कहाँ से अरेंज करे? हाँ, यही तो हो रहा है इंडिया में। 90% से ज्यादा लोगों के साथ यही हो रहा है। जो उनकी सैलरी आती है वो खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेसिडेंट के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको प्रेसिडेंट जो है ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन देता है। आज हम नया मोबाइल खरीदते हैं, बहुत आनंद मिलता है। आज हम मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाते हैं, पॉपकॉर्न खरीदते हैं 1,000 रुपए के, बहुत आनंद मिलता है। तो आपको इन सब चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी सैलरी अकाउंट में एक ऑटो ट्रांसफर लगाना पड़ेगा, यानी कि जैसे ही सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, उसमें से जो आपका अमाउंट है जितना आप चाहते हो हर महीने वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो वहां पे जाके आपका इमरजेंसी फंड का पैसा तैयार हो जाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो कितना उसको ईएमआई पे करनी चाहिए हर मंथ? लोन कितना ले लेना चाहिए? 30 से 40% से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपकी ईएमआई 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जो हम ये मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, आपके हिसाब से कैश में खरीदना चाहिए लोन पर? देखिए, ये डिपेंड करता है ऑफर के ऊपर। अगर आपको लोन में कोई ऑफर मिल रहा है, सबसे पहले वो कहते हैं नो फिनांस कॉस्ट, मतलब आप फ्री में ले जाओ, जितने का मोबाइल है उतना ही दे रहे हैं, आप देख लो। लेकिन वो ये कहेंगे कि आपकी फाइल मेंटेन करनी है, उसका इतना पैसा लगेगा, या वो किसी और तरीके से आपसे पैसा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो वो सारा आप चेक कर लीजिए, और जब आप पूरा चेक कर लें, आपको लगे हाँ कोई हिडन चार्जेस नहीं है, तब फिर आप ले सकते हैं लोन, अपना कैश बचा लीजिए आप। क्या पीएफ को आप इमरजेंसी फंड मानते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, इमरजेंसी फंड का रोल क्या है? इमरजेंसी फंड आपकी हेल्प करता है, जब कोई क्राइसिस होती है उस समय आपको फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, पैसे देता है ना। प्रोविडेंट फंड से आपको तुरंत पैसे नहीं मिलेंगे। मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्पिटलाइज कराया, वहां पे डॉक्टर ने बोला इनका ऑपरेशन होगा और 10 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। अब पीएफ से उस समय 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल तो ये कहेगा कि भाई 2, 4, 5 लाख रुपए जमा करो पहले आप। घर में तो किसी के इतने पैसे होते नहीं है, सेविंग बैंक अकाउंट में किसी के पास इतने पैसे होंगे नहीं। सही बात है। पीएफ में तो आपको 1-2 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए मैं पीएफ को इमरजेंसी फंड नहीं मानता। मतलब आपके हिसाब से अकाउंट में पैसे रहने चाहिए? अकाउंट में पैसे नहीं, वो हो सकता है एफडी में हो। क्यों? आजकल बैंक ने फैसिलिटी दी है एफडी में कि आप ऑनलाइन एफडी तोड़वा सकते हो, ठीक है, आपको तुरंत जो पैसे मिल जाएंगे। तो इमरजेंसी फंड का जो पर्पस है वो ये है कि आपको विद इन 2-3 आवर्स पैसे आपको अवेलेबल हो जाएं। क्रेडिट कार्ड का कैसे इस्तेमाल करें?
हाँ, कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड मान बैठते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, अगर कल को कोई क्राइसिस हुई, कुछ पैसा हमें चाहिए होगा तो हम क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। उस समय तो हो सकता है आपका काम चल जाए, क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर लें, है ना। मान लीजिए कोई क्राइसिस हुई, आपको 2 लाख रुपए देने पड़े। अब 2 लाख रुपए आपका एक तरीके का ये लोन है, उस पर कितना इंटरेस्ट है? 40%। तो जरा आप सोचिए, आपने इमरजेंसी को तो हैंडल कर लिया, लेकिन 40% का लोन आपने अपने ऊपर चढ़ा लिया। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इससे बच के रहें। क्रेडिट कार्ड को कभी भी इमरजेंसी फंड मानने की गलती ना करें। अच्छा, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, ये मस्ट है। हमें नहीं पता अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। हम रोड पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, है ना, और आप जानते हो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो वहां पे 2-4 लाख 5-10 लाख तो बहुत छोटी सी बात है। सही बात है। मान लीजिए 20-25 लाख रुपए का बिल बन गया, अब आप क्या करोगे? पहली बात तो आम इंसान के पास सेविंग होती नहीं है, लेकिन अगर सेविंग है भी तो सारी निकल गई। और अगर आपके पास सेविंग नहीं है, फिर आप मर जाओगे, क्योंकि आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो वहां पे बहुत जरूरी है मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस होना आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है? बहुत जरूरी है। लेकिन कितना रिस्क कवर लें उसमें? ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है ना, आपके फैमिली में कितने लोग हैं। इसमें बहुत सारे प्लान आते हैं, आप सिंगल ले सकते हैं, फ्लोटर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आइडियल में मानता हूँ करीब 8 से 10 लाख का तो होना चाहिए। लेकिन एक चीज देखिए पुनीत सर, मैंने जो आदमी 50,000 कमा रहा है वो भी टेंशन में, जो 1 लाख कमा रहा है वो भी टेंशन में, जो 2 लाख कमा रहा है वो भी टेंशन में। तो ये मेन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है लाइफ स्टाइल की। जो 2 लाख रुपए कमा रहा है ना महीने का, वो इसलिए टेंशन में है कि उसके इनकम और एक्सपेंसेस मैच कर रहे हैं। 2 लाख रुपए पूरे वो खर्च कर दे रहा है, उसके पास सेविंग है ही नहीं। जो 50,000 रुपए वाला इंसान है ना, उसके जैसा वो भी परेशान है, क्योंकि सेविंग तो है नहीं। उसे भी चिंता है कि कल को अगर मेरी जॉब चली गई या मुझे निकाल दिया गया तो मैं अपने खर्चे कैसे पूरा करूंगा। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, मैटर ये करता है कि आप सेव कर रहे हैं और सेव करके उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टिंग कर रहे हैं आप। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सेव करके इन्वेस्ट कीजिए। तो आपके हिसाब से सैलरी पे डिपेंडेंट रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कल हमारी जॉब रहेगी या नहीं। अगर सैलरी पर डिपेंड हैं और कल को हमें ऑफिस से निकाल दिया गया, बोल दिया गया भाई कल ऑफिस मत आना, फिर आप क्या करोगे? बिजनेस या जॉब, दोनों में से आप क्या चुनोगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर कोई यूथ है तो वो कुछ टाइम के लिए जॉब कर ले। जनरली लोगों के पास पैसा नहीं होता है जॉब बिजनेस करने के लिए, तो बेटर ये होगा कुछ टाइम आप जॉब कर लो, है ना, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लो, और उससे आपको एक और चीज़ मिलेगी, वो ये मिलेगी बिजनेस किया कैसे जाता है। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे आप देखोगे कि आपका एम्प्लॉयर कैसे चीज़ों को हैंडल करता है, तो वहाँ पे आप वो भी सीखोगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब आज के टाइम में क्या आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाओगे, आपको किसी एक सेक्टर का एक एम्प्लॉय बना दिया जाएगा। अब जैसे कोई भी बिजनेस है, आपको भी पता है, फाइनेंस अलग है, ऑपरेशन अलग है, सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है, प्रोडक्शन अलग है, इन अलग है, आउट अलग है, सप्लाई अलग है, लॉजिस्टिक्स अलग है। अब एक आदमी ये सारे स्किल्स को कैसे सीख सकता है जॉब में? बिल्कुल नहीं सीख सकता है। देखिए, आप वहाँ पे सारी स्किल सीख ही नहीं सकते हैं। मोदी जी को क्या सारी स्किल आती हैं? मोदी जी हमारे देश को चला रहे हैं, उनको क्या फिनांस के बारे में पता है? उनको क्या पता है? उनको ये पता है कि ऑडियंस को कनेक्ट कैसे किया जाए। वो ये जानते हैं कि क्या बोला जाए, ये सारे लोग उससे कनेक्ट हो जाएं। उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में शायद थोड़ा बहुत पता हो, है ना, या वो भी नहीं पता हो। फिनांस के बारे में कुछ नहीं जानते, वो डिफेंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो मोदी जी बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये तो देश को संभालने में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के ऊपर कोई आक्रमण कर देगा, मोदी जी को डिफेंस के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या किया है, डिफेंस मिनिस्टर है, उसका एक पूरा डिपार्टमेंट है, एक सेक्रेटरी है ना, फिनांस मिनिस्टर है, पूरा डिपार्टमेंट उसको हैंडल कर रहा है। ऐसे ही सारे जैसे देश में है, ऐसे ही कंपनी में होता है। आपको एक एचओडी अपॉइंट करना, वहां पे वो अपने बंदे अपॉइंट करेगा। एक आदमी सब कुछ नहीं सीख सकता। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको वहां पे पता चल जाएगा, एक फ्लेवर मिलेगा कि बिजनेस किया कैसे जाता है ना। फिर वहां से पैसे इकट्ठा कीजिए, बिजनेस के बारे में थोड़ा सा सेंस लीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप पहला बिजनेस करें सक्सेस हो जाए। 90% लोग तो फेल होते हैं। और प्लान बी रेडी रखिए, जब आप फेल होंगे तो आप क्या करेंगे कि आप सुसाइड कर लेंगे? अगर आपका प्लान बी रेडी है तो आप निकल जाएंगे उस सदमे से 10, 15, 20 दिन, 1, 2 महीने, 4, 6 महीने बाद जब आप नॉर्मल हो जाएं,
खड़े हो जाइए, फिर से भागिए। तो गिरने के बाद अब रुकिए मत। 90% से ज्यादा लोग जो बिजनेस में फेल हुए हैं, और आप भी होंगे, आप कोई स्पेशल नहीं है, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो आप, फेल आप भी होंगे। तो आप रेडी रखिए प्लान बी को। प्लान बी अगर आपके पास है तो आप फिर से खड़े होके फिर से बिजनेस करेंगे, और एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे। आपके हिसाब से जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, लाइक अडानी, अंबानी, ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारा जो देश का नया एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है वो नहीं कर पा रहा है? देखिए, उनके उनके पास डाइवर्सिफाइड इनकम है। वो उन्होंने समझा है बिजनेस को। वो ये जानते हैं कि कंज्यूमर को या कस्टमर को चाहिए क्या। हमें क्या, हमारा कोई आइडिया है, मुझे अच्छा लगा, मैंने बिजनेस कर डाला। हम ये देखते ही नहीं है कि उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, उसमें मार्जिन कितना है, उसका जो रॉ मटेरियल है क्या इजीली अवेलेबल है। हम इन सारी बातों को ध्यान न रखते हुए बस बिजनेस में कूद पड़ते हैं। कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, किसी से कोई डिस्कशन नहीं, कोई मेंटोर नहीं है हमारा। तो आम आदमी की सबसे बड़ी यही गलतियां हैं। मेंटोर का क्या रोल होता है इसमें? मेंटोर का बहुत बड़ा रोल है। आप हर बार गलती करके नहीं सीख सकते हैं। एक इंसान है जो गलतियां करके सीख चुका है, आप उसकी हेल्प लीजिए। वो आपको बताएगा कि इस रास्ते पे कैसे जाना है, आगे गड्ढा है, आप उस रास्ते से नहीं गए हैं, वो जा चुका, उसे पता है यहाँ पे गड्ढा है। तो अगर आप उसकी हेल्प लेंगे तो आपको बताएगा साइड से होकर निकल जाना। आप अगर बिना उसकी मदद के जाएंगे तो आप गड्ढे में गिर जाएंगे। तो अगर आप गड्ढे में नहीं गिरना चाहते हैं, पहली बार में छलांग मार लेना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो उसकी हेल्प लीजिए। क्या सिर्फ सैलरी से अमीर बना जा सकता है? बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनी एमएनसी, क्योंकि वहां पे होती है सैलरी करोड़ों में, तो वहां पे आराम से आप बन सकते हो। लेकिन एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ पॉसिबल है। मान लो कोई बच्चा है, वो 30-40 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है और वो अपना बिजनेस कर रहा है, वहां भी इतने ही पैसे आ रहे हैं, तो आप ज्यादा बेहतर किसको मानोगे? देखिए, मैं बेहतर मानूंगा दोनों को। सैलरी आप जो ले रहे हैं ना, वो आपका एक तरीके से ब्लड है। वो आपको इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है उस बिजनेस को ग्रो करने में जो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आप सैलरी का पैसा उठाइए, अपने जो जरूरी खर्चे हैं उनको कीजिए, वहाँ से जो आपका पैसा बचा है उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, और बिजनेस जो पैसा आ रहा है उसको री इन्वेस्ट कीजिए। आप वहाँ पे लग्जरी में मत चले जाइए कि ये मैंने आईफोन खरीद लिया, बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, ये सब नहीं करना है आपको। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा आप इस्टेब्लिश हो जाइए, एक उस मुकाम पे पहुंच जाइए कि जब आपके पास आपकी इनकम जनरेट करने लगे, तब वो समय आएगा आपके इंजॉयमेंट का, तब आपका जो मन हो वो कीजिए। आप ईएमआई को ट्रैप क्यों मानते हो? ईएमआई ट्रैप ये है कि आप फ्यूचर की इनकम को आज ही खर्च कर दे रहे हैं। जो सैलरी अभी मुझे मिली नहीं है वो हम आज ही खर्च कर दे रहे हैं। तो जरा सोचिए, हमने एक कार खरीद ली ये सोच के कि हम इसकी ईएमआई देते रहेंगे, जॉब चल रही, बहुत बढ़िया सैलरी आ रही है बंदे की, और लाइफ यार जीते हैं। आपने कार तो खरीद ली, कल आपको निकाल दिया गया, आपने लोन ले लिया, बहुत बढ़िया है ना, बड़ा आप फोटो डाले थे इंस्टाग्राम पे, रील आपने बनाई थी अच्छी खासी, आपको निकाल दिया गया। आप टेंशन में, अब नींद नहीं आ रही है कि भाई कार की ईएमआई कैसे देंगे। तो एक तरीके की ये ट्रैप है। और कार तो वैसे भी एक लाइबिलिटी है, कार डेप्रिशिएट होती रहती है। आप बताइए मुझे, अगर आप 10 लाख रुपए की कार लेके आए, 2 दिन बाद बेचने जाएंगे, क्या वो 10 लाख रुपए की कोई खरीदेगा? 8 लाख की। तो डेप्रिसिएशन हो गया ना। तो कार में डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे ही शोरूम से नीचे निकली उसकी वैल्यू डाउन हो गई, यानी कि डेप्रिशिएट हो गई। तो एक ये लाइबिलिटी है, अनलेस एंड अनटिल यू आर यूजिंग इट इन टैक्सी, उबर, ओला एटसेट्रा। अगर आप इसको टैक्सी या किसी दूसरे रूप में यूज कर रहे हैं जहां से आपके पास पैसे आ रहे हैं, तब आपके लिए एसेट्स है, तब ये अच्छा लोन है। होम लोन को आप लायबिलिटी मानते हो, ट्रैप मानते हो? देखिए, होम लोन डिपेंड करता है। अगर आप होम लोन लेके घर खरीदे हैं, उसको आपने किराए पे चढ़ा दिया और वहां से रेंट आ रहा है, तो 100% ये एसेट्स है। क्यों? क्योंकि इससे आपको कुछ पैसा मिल रहा है ना। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपका एक सपना था, बहुत दिनों से आपने एक जॉब ज्वाइन की है, 5-10 साल हो गए हैं, अपने अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं, एक बैंक बैलेंस है आपके पास, शादी होने वाली है आपकी, अब आप चाहते हैं नहीं मेरा एक घर होना चाहिए, मेरी शादी होने जा रही, मेरी वाइफ आएगी। तो देखिए, वहां पे थोड़ा सा इंडिया में ये इमोशनल चीज भी है घर लेना, तो वहां पे आप घर ले सकते हैं एक घर रहने के लिए। हालांकि अगर आप उसको फाइनेंस के एंगल से देखेंगे तो शायद आपके लिए बेटर ना हो, लेकिन फाइनेंस ही सब कुछ नहीं है।
आपके इमोशंस भी मैटर करते हैं, आपकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, आपकी ख्वाहिशें भी हैं, तो वहाँ पे आप एक घर रहने के लिए ले सकते हैं। मान लो ईएमआई नहीं है, लोन नहीं है, किस्तें नहीं भर रहा आदमी, 4 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, 50,000 खर्च कर रहा है, 3-3.5 लाख रुपए बचा भी रहा है, ठीक है, उसने बिल्कुल ही पीक पर अपने मुकाम को हासिल कर रखा है, लेकिन मजा कहाँ है फिर लाइफ स्टाइल में? क्योंकि ऐसी अल्ट्रा लग्जरी लाइफ लोग जीना चाहते हैं, पैसा भी उसी के लिए कमा रहे हैं, मेहनत भी उसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि सेव करो, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो, ईएमआई मत लो, ट्रैप मत लो, तो फिर आनंद की अनुभूति कब होगी? देखिए, ये है टेम्परेरी फेज। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कुछ सालों के लिए। एक बार आपने ये अपना जो टेम्परेरी फेज निकाल लिया, आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, मान लीजिए 4 लाख रुपए आप कमाते हैं, ठीक है, 50,000 रुपए खर्च के तो 3.5 लाख रुपए आप हर महीने बचा रहे हैं। ठीक है। आपने जरा 3 साल तक ये पैसे जमा कर लिए, अब जरा सोचिए आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया। 1 करोड़। इस पैसे को अगर आपने एसआईपी में लगाया हुआ है या आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है, आपने शेयर मार्केट में लगाया है, तो ये पैसा कितना हो गया। जब आपके पास इतना पैसा है, फिर आपको कौन मना कर रहा है 1.5 लाख का मोबाइल लेने के लिए? लो 1.5 लाख का मोबाइल, फिर आप लो ना 20 लाख रुपए की कार। किसने मना किया है? क्योंकि अब कोई टेंशन है ही नहीं, आपका पैसा कमा के दे रहा है। जो आपने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था, अब वो वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आ रहा है, उसको करो ना यूज आप। और 4 लाख रुपए महीने तो आप कंटिन्यूअसली कमा ही रहे हो ना। तो मैं जो बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं टेम्परेरी फेज है ये। शुरू के कुछ साल या कुछ महीने, हो सकता है आपकी कितनी सैलरी उस पर डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग का कुछ टाइम आपको थोड़ा सा प्रेसिडेंट के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब एक अपना कॉर्पस इकट्ठा कर ले, फंड आपके पास इकट्ठा हो जाए, फिर क्या दिक्कत। आज जो है मुकेश अंबानी और जो दूसरे जो अदानी और बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके लिए कोई दिक्कत है क्या वो कुछ भी खरीदें? 1000 करोड़ का वो हवाई जहाज खरीद लें, कोई दिक्कत है क्या उनके लिए? क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है। आज से 60, 70, 80 साल पहले धीरूभाई अंबानी ने पकौड़ी की दुकान से स्टार्ट किया था, एक ठिलिया लगाई थी। उनके लिए बेवकूफ़ी होती वो, अगर वो उस समय वो 2000 रुपए की भी चीज खरीदते तो वो वेस्टेज ऑफ मनी होता, लेकिन आज नहीं है। यह डिपेंड करता है कि आप खड़े कहाँ पे हो। आपके हिसाब से फ्रीलांसिंग आजकल लोग देख रहे हो, आप बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, इसका भविष्य क्या है? बहुत बढ़िया भविष्य है, आने वाला टाइम इसी का ही है। अगर हम बात करें वीडियो एडिटिंग की, आज आप देख लीजिए कितने पॉडकास्ट बन रहे हैं, हमारा ही पॉडकास्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब पे कितने वीडियोस डेली अपलोड होते हैं, लाखों। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जाने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो वहां पे अगर आपने वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख ली और उसमें आप जो पारंगत होते जाएं, उसमें घुसते जाएं, काम करते जाएं, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आपका नाम हो जाएगा। आपका टॉप 50, 100 में नाम अगर आने लगा है तो आप अपनी मर्जी का पैसा चार्ज कीजिए, और आपकी एडिटिंग तो फिर होगी फर्स्ट क्लास। जब आप प्रोडक्ट फर्स्ट क्लास दे रहे हैं, फिर आप अपनी मर्जी का पैसा लीजिए। आज हल्दीराम के यहाँ आप जाते हैं, क्या बार्गेनिंग कर पाते हैं आप? क्यों? क्योंकि आपको क्वालिटी मिल रही है। तो जब आप इतना डेप्थ जाएंगे अपनी फील्ड में, जब आप परफेक्ट काम करेंगे, तो आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा लीजिए। तो फ्रीलांसिंग जो आपने बात की है और वीडियो एडिटिंग का जो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये इसी का ही जमाना है। आप कोई स्किल सीखिए, बुक पढ़िए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, किसी को मेंटोर बनाइए, उससे बातें कीजिए, है ना, उस फील्ड में घुस जाइए। और जब आप उस फील्ड में घुसेंगे तो मास्टर बनेंगे, और मास्टर बनेंगे तो जिस भी फील्ड के आप मास्टर हैं, अगर उसकी डिमांड है तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। विदेश जाके पैसा कमाना सही है या हमारे देश में रह के पैसा कमाना सही है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपको अपनी मिट्टी से प्यार है नहीं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये, कुछ लोग ये नहीं है मुझे फॉरेन जाना है, यूएसए जाना है ना। अगर आप ऐसा है तो जाइए। देखिए, कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं विदेश जाऊंगा, यूएसए जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, तो आप अपने सपने को जरूर पूरा कीजिए, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी हैं। इंडिया में जॉब अवेलेबल नहीं है इजीली, कितने पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं बिना जॉब के। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर टैक्सी भी चलाते हैं ना, तो महीने का 5 लाख रुपए करीब आराम से कमा लेंगे, ठीक है। तो वहां पे कुछ टाइम के लिए आप जाइए और वहां पे देखिए कल्चर कितना डेवलप हो हमसे, इंडिया से कितने साल आगे है। कुछ साल मेहनत कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए, वहां को एंजॉय कीजिए, फिर आ जाइए अपने देश भारत, है ना। फिर यहाँ पे आपका पैसा इकट्ठा हो गया, अब आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस अगर आप ना भी करें तो एक SWP कर दीजिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, है ना, इसको लगा दीजिए, इससे आपको मुफ्त की सैलरी मिलती रहेगी हर महीने।
तो इसके भी फायदे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इसको लेते कैसे हैं। हाँ, मैं जैसे भारतवासी हूँ और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अपनी मिट्टी से प्यार है। जब हम बाहर होते हैं तो हमें होली दिवाली की बहुत याद आती है, या कोई और त्योहार है तो हमें बहुत याद आती है। तो अगर आप इनको मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप रहिए भारत में, लेकिन आप फिर भी मैं ये कहूँगा 1-2 साल के लिए आप जा सकते हैं, वहाँ पे पैसा कमाइए, पैसा कमा के भारत वापस आ जाइए, फिर लाइफ एंजॉय कीजिए आप यहाँ पे। ये SWP क्या होता है? हाँ, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एसआईपी की थी पहले, 20 साल पहले आपने एसआईपी की थी और आज आपके कॉर्पस में 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, अब आप चाहते हो, अब आप मान लो 35 के हो, आप ये कहते हो नहीं 5 साल के बाद यार मैं अब काम नहीं करना चाहता, मैं लाइफ एंजॉय करूंगा यार, मैं अपने शौक पूरे करूंगा, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है ना, मैं अपने शौक पूरे करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, यानी कि आप 40 ईयर्स में आप चाहते हो रिटायरमेंट। ठीक है, अब आपको चाहिए एक मंथली इनकम, लेकिन खर्चे तो आपके कंटिन्यू रहेंगे ना। तो आपके पास जो 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हैं उसमें से आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे मंथली खर्चे हैं 1.5 लाख रुपए महीने के, मैं 1.5 लाख रुपए हर महीने उसमें से निकालता रहूंगा। ठीक है, और वो 2 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट है, उस पर आपको एक रिटर्न मिल रहा 12-15%। ठीक है, तो आप जो 1.5 करोड़, जो आप 1.5 लाख रुपए हर महीने निकाल रहे हैं ना, जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसमें से निकालना है। तो आपका 2 करोड़ रुपए तो पड़े हुए हैं, उसमें जो रिटर्न का एक्सेस पैसा है जितना हम निकाल ले रहे हैं 1.5 लाख, उससे जो बचा हुआ है वो उसमें ऐड होता जा रहा है और वो कंपाउंड होता जा रहा है ना। तो पैसा पैसा बना रहा है, यानी कि 2 करोड़ रुपए आज जो है वो 60 साल के बाद है ना, वो करीब 3, 4, 5, 10 करोड़ रुपए बन चुका होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना सर, अब मान लो आपने फिक्स कर दिया कि जी 2 करोड़ हैं मेरे SWP में और 2 लाख रुपए महीने मुझे मिलते रहे। आज से 10 साल पहले 50,000 में आराम से खर्चा चल जाता था, लेकिन अब 1 लाख में चलता है। तो 100% का इन्फ्लेशन रेट मान लें, लेकिन अब 2 लाख आ रहे हैं, तो आज से 10 साल बाद खर्चा चलेगा 4 लाख में, लेकिन पैसा तो 2 ही लाख आ रहा है, तो एंजॉयमेंट तो कुछ दिन बाद ही खत्म हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। इसमें एक ऑप्शन है स्टेप अप का। स्टेप अप का मतलब ये है कि जो पैसा आप निकाल रहे हैं ना उसको बढ़ा सकते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। जैसे महंगाई दर बढ़ जाएगी 6 या 7% से, मान लीजिए जो आज अमूल का दूध 1 लीटर 60 रुपए का आ रहा है, 1 साल के बाद 66 रुपए का हो सकता है आने लगे। ठीक है, तो आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड अपनी SWP अमाउंट कर सकते हैं विड्रॉ। तो जैसे मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए निकाल रहे हैं ना, आप कहते हैं मैं इसको 1 साल बाद 10% से बढ़ा दूंगा, बढ़ा दीजिए। ठीक है, 1,65,000 रुपए निकालिए, उसके अगले साल बाद आप कहते हैं 10% से मैं और बढ़ाऊंगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो पैसा 2 करोड़ रुपए है वो आपका ही है, किसी और का नहीं, ना किसी और की कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप जितना चाहो उसमें से निकाल लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ज्यादा पैसा निकालोगे और रिटर्न उस पर कम आ रहा है तो आपका जो 2 करोड़ रुपए है वो जल्दी जल्दी खत्म होने लगेगा। तो इसमें एक रूल होता है 4% का। वो रूल ये कहता है कि जो आपका कॉर्पस है उसका 4% आप एनुअली निकाल लो। अगर 2 करोड़ रुपए इकट्ठा है ना तो उसका 4% हुआ 8 लाख रुपए। 8 लाख को 12 से डिवाइड कर दो तो आप हर महीने इतने पैसे निकाल सकते हो। ये आइडियल पोजीशन है। इससे क्या होगा कि आपके 2 करोड़ रुपए तो बने हुए हैं, वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, 2 से 3, 4, 5, 10 ऐसे बनते जाएंगे और आप अपना पैसा निकालते जा रहे हो, आप इसको स्टेप अप भी करते जा रहे हो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए। हाँ, तो आपका कहना ये है कि 4% के हिसाब से निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई 4 का 5-6% भी कर सकते हो आप, है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओ तब भी उसमें इतना पैसा हो कि आपके बच्चे एंजॉय करें कि मेरे पापा ये क्या करके गए, मतलब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। वो 2 करोड़ हो सकता है 25-30 करोड़ बन चुका उस समय। कौन सी ऐप है, किससे कर सकते हैं? देखिए, ये तो सारी जितनी भी बैंक है ना वो आपको SIP की फैसिलिटी देती हैं। आप चाहे जरोधा ले लीजिए, ग्रो ले लीजिए, या जितने भी स्टॉक या कोई भी और ऐप ले लीजिए, सब में ये फैसिलिटी है। वहां पे SIP आप कर सकते हैं और आपको कौन सा फंड चाहिए, इक्विटी चाहिए, डेट चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, तो आप वो सब फंड वगैरह चूज करके इसको कर सकते हैं। SWP किससे कर सकते हैं? देखिए, SWP क्या होता है, अगर आपके पास SIP है तो किसी में भी कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें फंड हैं, हजारों फंड हैं। आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे, आप वहां पे बहुत सारे फंड आएंगे, है ना। तो वहां पे आप उसका रिटर्न वगैरह देख लीजिए कितना क्या रिटर्न वगैरह है, और उसके हिसाब से आप उसके बाद आप अपनी SWP स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ज्यादा बेस्ट आप किसको मानते हो, SIP या SWP? देखिए, दोनों अंतर है दोनों में। देखिए, दोनों में फर्क है। SIP क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि पैसा हमारे पास से जा रहा है, कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और SWP क्या है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान,
पैसा हमारा कहीं पड़ा हुआ है, वो वापस हमारे पास आ रहा है। तो आपने पहले एसआईपी की थी, अब वो एक कॉर्पस इकट्ठा हो गया है, आप उस कॉर्पस से पैसा निकालना चाहते हैं, क्योंकि अब चाहते हैं आप जॉब नहीं करेंगे या कोई काम नहीं करेंगे, आप मस्ती करेंगे, लेकिन आपको मंथली खर्चे के लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसा एसडब्ल्यूपी से आएगा। जैसे पहले तो जो जॉब मिलती थी या काम मिलता था वो डिग्री बेसिस पे मिलता था, अब स्किल बेस पे मिलने लग गया है। तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा भविष्य में क्या इंपॉर्टेंट होगा, डिग्री या स्किल? मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत बड़ी डिग्री है लेकिन जॉबलेस है। डिग्री का क्या महत्व है? मान लीजिए आपके पास कोई डिग्री है लेकिन आपको वो काम करना ही नहीं आता है। आपको अगर किसी ने जॉब दे भी दिया, ठीक है, मान लीजिए मैं वीडियो एडिटर हूँ, ठीक है, मैंने एक डिग्री ले ली कहीं से कोर्स करके, अब आपने मुझे जॉब दे दिया, मैं आपके पास आया, आपने कहा ठीक है ये पॉडकास्ट है, इसको एडिट कर दो। अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ डिग्री है, मेरे पास तो स्किल है ही नहीं, आप मुझे 2-4-10 दिन में निकाल दोगे। लेकिन अगर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं आपके पास आया, मैंने कहा ध्रुव जी यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो, एक जॉब दे दो। तो आपने कहा ठीक है आपको कुछ आता है? मैंने कहा हाँ भाई मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, जरा दिखाओ। तो मैंने आपको करके दिखाया, आप बड़ा इम्प्रेस हुए। तो क्या काम आया? स्किल काम आई। तो स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री से। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर है, डिग्री आपको कहीं पे एक क्या कहते हैं एंट्री दिला देती है। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी, लेकिन वहां पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आपको अगर ग्रो करना है तो उसके लिए आपकी स्किल ही काम आएगी। बिजनेस माइंडसेट और जॉब माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? देखिए, जॉब माइंडसेट वाला इंसान क्या होता है, वो सोचता है कि सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, शाम को 6-7 बजे घर आ जाना है, उसके बाद आराम से अपना नेटफ्लिक्स देखना है या मूवी देखनी है या घूमने जाना है गर्लफ्रेंड के साथ। और बिजनेस माइंडसेट वाला क्या होता है, वो स्टार्टिंग में बहुत परेशान होता है कि उसको एक आइडिया चाहिए बिजनेस करने के लिए, है ना, एक फंड चाहिए, फिर जब बिजनेस सेट हो गया तब उसको देखना पड़ता है बिजनेस सबको ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो वो क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है पैसे को, है ना। और जॉब वाला क्या है, वो ही सोचता बस मेरी जिंदगी चलती रहे यार, सैलरी आती रहे, मैं इसे एंजॉय करता रहूं। वो अपनी फैमिली के बारे में या अपनी ग्रोथ के बारे में ये सब नहीं सोचता। अच्छा, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा था कि इमरजेंसी फंड इम्पोर्टेंट है, तो जैसे अगर हम बात करें कि 1 साल का इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है तो उसकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है सब आइसोलेशन में जाने के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि आपके लिए भी बहुत मुश्किल होता है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको कैसे आप ईज़िली कर सकते हैं। देखिए, आपकी जो सैलरी आती है एक अकाउंट में, उसमें आप ऑटो ट्रांसफर लगा दीजिए। ठीक है, मान लीजिए मेरी सैलरी एक्सिस बैंक में आती है, वहाँ पर मैंने ऑटो ट्रांसफर लगा दिया। एक मैंने और अकाउंट खोल दिया है, मान लीजिए एचडीएफसी में। एचडीएफसी में मैंने अकाउंट खोल लिया है, उसमें 10% या 20% जो भी मैं चाहता हूँ उतना अमाउंट हर महीने ट्रांसफर होके उस अकाउंट में जाता रहेगा और वो फंड क्रिएट होता रहेगा। ये ऑटोमेटिकली हो गया। थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी जब आप ये पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप 1-2 साल हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। कल को आप चैन की नींद सो पाओगे जॉब जाने के बावजूद भी। तो ऐसे आप आसानी से इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, गोल्ड बॉन्ड्स के अलावा और आप रियल एस्टेट को या ज्वेलरी को सेफ मानते हो? बिल्कुल। देखिए, रियल एस्टेट में जितना पैसा है ना उतना किसी में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, अगर मैं आज चाहूँ डीएलएफ जैसा बनना तो क्या बन सकता हूँ? मेरे पास दोनों ही नहीं है, ना ही मेरे पास पैसा है ना ही मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपको शुरुआत बहुत छोटे से करनी पड़ेगी। आपको कहीं से थोड़ा सा पैसा जुगाड़ करके एक प्लॉट खरीदना पड़ेगा, है ना, ठीक ठाक सा। उसमें आप 2-4 फ्लैट बनाइए, ठीक है ना, फ्लैट बनाए। अब चूंकि आपको नॉलेज नहीं फ्लैट कैसे बनता है क्या है, तो उसके लिए किसी को आपको हायर करना पड़ेगा, या हो सकता है कोई पार्टनर ले लें आप जिसको इसकी नॉलेज हो, तो उसके साथ मिलके आप इसको डेवलप कीजिए, है ना, फिर उसको सेल कीजिए। यहाँ पे मार्केटिंग स्किल भी काम आएगी, है ना। तो आप उसको सेल कीजिए, फिर आप उसकी बारीकियां सीखना स्टार्ट कर देंगे रियल एस्टेट की। फिर ऐसे ही आपने ये अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडल कर लिया, हालांकि बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपने इसको सक्सेस कर लिया तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। फिर आप थोड़ा सा बड़ा प्लॉट लीजिए, फिर ऐसे करते करते आप डीप में जाइए और लोगों के साथ मिलिए, जो रियल एस्टेट में लोग हैं उनसे बातें कीजिए, समझिए, इसकी डेप्थ में जाइए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, बुक्स को पढ़िए,
उसके बाद जितना आप डेप्थ में जाएंगे तब आप पैसा कमा पाएंगे, और फिर जब एक बार आप सक्सेसफुल हो गए फिर स्काई इज द लिमिट। इतना पैसा है इसमें कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने अभी बताया कि रियल एस्टेट सबसे बेस्ट आपके हिसाब से है, बट आपके पास एक्सपीरियंस और कैपिटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर कोई आदमी महीने का 5,000 या 10,000 ही सेव कर सकता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? स्टॉक में तो वो नहीं कर सकता है। अगर उसको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो सारा पैसा गंवा बैठेगा, फिर वो रोएगा। तो उसके लिए बेस्ट है एसआईपी। एसआईपी में क्या होता है कि कोई फंड मैनेजर बैठा है, एक ऐसा बंदा बैठा है जो एक्सपर्ट है उस फील्ड का, उसको पता है कहाँ पे इन्वेस्ट करने से सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप अपना पैसा एसआईपी में लगा दीजिए, उस फंड मैनेजर को अपना पैसा दे दीजिए, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा और वहां से आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। आपने कहा कि स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो क्या वो बेसिक नॉलेज है या स्किल्स हैं जो होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में क्या होता है, कंपनी के बारे में, प्रोमोटर्स कौन है, उनकी बैलेंस शीट में क्या है, प्रॉफिट कितना है, कैश कितना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या पोजीशन है ना, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, ये सारी चीजें, और उनके कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन सा प्रोजेक्ट लॉस में चल रहा है, ये सारी चीजें हैं, ये है फंडामेंटल। इनको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जाते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल ही काफी है। तो अगर आपको ये सब समझ में आते हैं और आपके पास टाइम है कि आप रिसर्च कर पाए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, तो पहले आप रिसर्च कीजिए, समझिए उनको, जब आपको ठीक लगे हाँ कंपनी ठीक है, तब आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं और उसकी हेल्प को लेके फिर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। आपके हिसाब से टैक्स चोरी करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, टैक्स प्लानिंग करना चाहिए, टैक्स इवेजन नहीं। टैक्स इवेजन क्या होता है, आप गलत चीजों को यूज करके अपना टैक्स बचा रहे हैं, वो इलीगल है, आपको जेल हो सकती है। टैक्स प्लानिंग क्या है कि जो टैक्स के टूल दिए गए हैं, जो एग्जम्पशन दी गई हैं, जो डिडक्शन दी गई हैं, उनको आप यूज कर रहे हो। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन या कोई एग्जम्पशन नहीं है, लेकिन टैक्स चोरी करना बहुत ही खतरनाक है। आप कानून के हाथों से नहीं बच पाएंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा। कोई इंसान नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो क्या वो वेरी फर्स्ट डे जीएसटी ले ले या कुछ दिन काम चलाए अपना? बिल्कुल कुछ दिन काम चलाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि आपका जो एक टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख डिपेंड करता है आप कहाँ बिजनेस कर रहे हो, उस टर्नओवर को जब तक आप क्रॉस नहीं करते हो तब तक आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी नहीं है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा बिना जीएसटी लिए आप पहले अपना बिजनेस चलाइए। जब आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट पे पहुंच जाएं, आपके पास पैसा आने लगे, तो आप किसी सीए को हायर कर लीजिए, वो आपके लिए जीएसटी ले लेगा, आपके जीएसटी के रिटर्न फाइल कर देगा, क्योंकि तब आपके लिए बहुत इजी होगा, आपके पास पैसा आ रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में जीएसटी ले लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत ये हो सकता है, आपको कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। जीएसटी के कंप्लाइंसेस, जैसा मैंने बताया, आपको रिटर्न वगैरह फाइल करना होता है। तो अभी आपके पास इनकम तो आ नहीं रही, आपने कंप्लाइंसेस बढ़ा लिए, तो जब गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी दी है कि आप बिना जीएसटी के भी बिजनेस कर सकते हैं, तो उसका फायदा उठाइए। अच्छा, जो लोग जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं विदेशी कंपनियों के लिए, हाँ, उनके लिए क्या टैक्स कंप्लाइंसेस हैं? नहीं, टैक्स कंप्लाइंस जो इंडिया में पैसे कमा रहा है, जो इंडिया में लॉ एप्लीकेबल है, वही उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। उनके लिए कोई अलग नहीं है, ये हमारा पूरा जो टेरिटरी है इंडिया की, सारे लॉ यहाँ पे सबके लिए समान है। 2026 के एंड तक आप क्या मानते हो वो कौन सी टॉप 5 स्किल्स हैं जो बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में बहुत जरूरत पड़ेगी लोगों को सीखने के लिए? देखिए, जैसा मैंने अभी बात की थी एक वीडियो एडिटिंग की, इसका मैं इसको बहुत देखता हूँ आने वाले टाइम में, ठीक है। और एक अगर आप क्रिएटर बन सकते हैं, है ना, यूट्यूब पे अगर आप कंटेंट बना के डाल सकते हैं, तो इसका भी टाइम आने वाला, बल्कि आ चुका है, लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, है ना। इसके अलावा कोई आप कुछ नहीं आपको अगर आता है तो आप छोटा सा बिजनेस ही स्टार्ट कर दीजिए, है ना। जैसे मैं अगर आपको बात करूँ, एक रेस्टोरेंट ही खोल दीजिए। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पे अपना एक क्लाउड किचन आप खोल दीजिए, एक लड़का रख लीजिए, है ना। अगर आपकी वाइफ या मम्मी या कोई खाना नहीं बना सकता है, अगर वो बना सकते हैं और अच्छा खाना बनाते हैं, तब तो प्लस पॉइंट है आपके लिए, तो उनकी हेल्प लीजिए। लेकिन एक लड़का आपको फिर भी रखना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, तो उस लड़के को रख लीजिए, पंपलेट अपने बनवा लीजिए, है ना, एक अपना ग्रुप बनवा लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उस पर अपना ऐड चलाइए, है ना, कि आप क्या क्या करते हैं। और सुबह जैसे स्नैक्स, सुबह में ब्रेकफास्ट और लंच हो गया, फिर आपका स्नैक्स हो गया, शाम को फिर डिनर, उस समय आप पर्टिकुलरली उसी समय आप
उनकी फोटो डालिए कि स्नैक्स का टाइम है तो स्नैक्स, लंच का टाइम है तो लंच, डिनर का टाइम है तो डिनर का। तो इससे क्या होगा, लोग जो है उसको देख के तुरंत ही आपको ऑर्डर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं। और मैं आपको बता दूं, लोग रोते रहते हैं पैसे के लिए, यार मेरे पास तो पैसा नहीं, बिजनेस के लिए बहुत पैसा चाहिए होता। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं खासकर सर्विस बेस्ड, जहां पे आपको प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, तो वो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट तो इसमें मुद्रा लोन भी दे रही है कि आप मुद्रा लोन को अवेल करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेट क्या है कि आपकी विल पावर क्या है, आप चाहते हो बिजनेस स्टार्ट करना कि बहाने चाहिए आपको। सही बात है। बस ये है। तो एट लास्ट आपका एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के लिए क्या सजेशन है, क्या ओपिनियन है? ध्रुव जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की मदद से ही अपना बिजनेस चला रहा है। उसको ये सोसाइटी रॉ मटेरियल दे रही है। वो जो पैसा बना रहा है करोड़ों अरबों रुपए, वो उसको कौन दे रहा है? वो ये सोसाइटी दे रही है, हम इंसान दे रहे हैं, हम एम्प्लॉयज दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है, वो जो एम्प्लॉयर है वो सारा प्रॉफिट ले जाता है, करोड़ों अरबों रुपए सब ले जाता है। वो एम्प्लॉयज को क्या मिलता है? सिर्फ सैलरी। और वो भी जब कंपनी बंद हो गई या कोई और दिक्कत आई तो उसको निकाल दिया जाता है, तो उस बेचारे को सैलरी भी नहीं मिलती है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी कंपनियां इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और होने जा रही हैं, जो भी कोई बिजनेस कर रहा है यहाँ पे, उसके लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि जो प्रॉफिट का 10 या 20% अलग निकाल देना चाहिए। उसमें से एम्प्लॉयज को शेयर मिलेगा सैलरी के अलावा, है ना? क्योंकि आप जरा एक बात बताइए, अगर आपको एम्प्लॉयज ना दिए जाएं तो क्या आप बिजनेस कर पाएंगे? मुकेश अंबानी जी, नीता अंबानी जी, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, ये चारों मिलके क्या रिलायंस को चला सकते हैं? अगर सारे एम्प्लॉयज ये कह दें कल से हम नहीं आएंगे, रिलायंस चलेगी क्या? क्या कोई भी कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। तो यानी कि ये कंपनी चल रही है एम्प्लॉयज की बदौलत। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह दे कि हम अपने रिसोर्सेज नहीं लेने देंगे, आपको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए हम नहीं देंगे, तो क्या रिलायंस या कोई और कंपनी कुछ बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो जब आप बिना एम्प्लॉयज के, बिना रिसोर्सेज के कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इतना मोटा प्रॉफिट आप क्यों ले जाते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपको क्यों चाहिए? आप उसमें से कुछ करोड़ रुपए एम्प्लॉयज के साथ शेयर कीजिए। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देते हैं, ऐसे ही एम्प्लॉयज का हक है उसके ऊपर। आप सैलरी तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप उनके लिए फंड क्रिएट कर दीजिए वो प्रॉफिट में, जिसपे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज का हक होगा। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक लॉ बनाया जाए ऐसा, जिससे सारे बिजनेसमैन हैं उनको अपने एक प्रॉफिट का स्पेसिफाइड परसेंटेज वो एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा, और वो सिर्फ एम्प्लॉयज का होगा और किसी का नहीं होगा। तो बस यही मेरा कहना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। बाकी हमारी गवर्नमेंट भी बहुत होशियार है, इसके ऊपर शायद वो काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमें इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ दिखेंगे। जैसा कि अभी हमने लेबर कोड के बारे में भी देखा, ये लेबर कोड एप्लीकेबल हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए गए जो एम्प्लॉयज़ के फेवर में हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर दे तो उसका फुल एंड फाइनल कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों तक लटका रहता था। एम्प्लॉयर की मर्जी है, जब उसका मन करेगा तब देगा, लेकिन अब 2 दिन के अंदर उसको उसका फुल एंड फाइनल का पैसा देना है। तो हमारी गवर्नमेंट जागरूक है, आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ आपको स्ट्रिक्ट लॉ दिखेंगे, तो ये एम्प्लॉयज के फेवर में होना चाहिए। बस यही कहना है मेरा। और ये भी तो एक लॉ होना चाहिए, अगर कंपनी लॉस में है तो एम्प्लॉयज की सैलरी में से 10% काट के लॉस को कवर भी किया जाए। देखिए ध्रुव जी, ये होता है, ऐसा कई कंपनी के साथ होता है। जब एम्प्लॉयर लॉस कर रहा है तो सैलरी कम कर दी जाती हैं, या नहीं दी जाती हैं, या एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है। ऐसा तो होता ही है। और एक ये फैमिली बन जाती है हमारी, जब हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब हम अपना मैक्सिमम टाइम एम्प्लॉय के साथ उसी कंपनी में बिता रहे हैं। हम घर क्या करते हैं, सुबह 1-2 घंटा सो के उठने के बाद, है ना, ऑफिस आ गए, ऑफिस जाने के बाद 3-4 घंटा फिर हम सो गए। तो मैं सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ बीत रहा है? ऑफिस में बीत रहा है। ऑफिस हमारी एक फैमिली है। तो जब एम्प्लॉय के ऊपर दिक्कत आती है, एम्प्लॉय सबसे आगे खड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय पीठ दिखा देता है, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर का साथ देता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, एम्प्लॉयर जब वो हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है, तो उसमें से चंद करोड़ रुपए एम्प्लॉयज के लिए फंड क्यों ना बना दिया जाए। सही बात है, ये लॉ होना चाहिए।
और इसके कुछ रूल्स बनाए जाएं कि जो कंपनी है वो पिछले कितने टाइम से प्रॉफिट कंटिन्यूस कर रही है, ऐसा तो नहीं कि लॉस प्रॉफिट कंडीशन में फंसी हुई है, वो गवर्नमेंट देख लेगी। बाकी अगर इंडियन गवर्नमेंट को या मोदी जी को कोई सजेशन चाहिए हो तो पुनीत सर से आप सजेशन ले सकते हैं। लेबर लॉ के लिए रिलेटेड कोई सजेशन लेना हो या कोई कंपनी ओन कर रहा है और उसको अपने टैक्सेस या लॉज में कुछ क्लैरिफिकेशन करानी हो, अपनी फाइल से चेक करानी हो, अपना ऑडिट कराना हो, अपनी फाइल रिटर्न करानी हो, उसके लिए भी आप पुनीत सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस पॉडकास्ट में आपको क्या बात अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ज़रूर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा देना और शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। धन्यवाद ध्रुव जी, मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।